मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, ट्रेन ही था, मतलब किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। कुणाल कामरा भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन है जिन्होंने अपनी मजेदार और धारदार टिप्पणियों से लाखों लोगों को हंसाया है। कुणाल की कॉमेडी में राजनीति, जी हाँ, खासकर राजनीति, कैब ड्राइवर्स, बैचलर लाइफ और टीवी की जो कमर्शियल्स, जो एड फिल्म है, उनको लेके जो मजाक मजाक उड़ाते हैं, उसके लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। कुणाल कामरा का जो जन्म है वो 3 अक्टूबर को 1988 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा है वो जय हिंद कॉलेज से की थी और कॉमर्स की डिग्री उन्होंने ली, लेकिन उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और वो प्रसून पांडे की एक एड एजेंसी में काम करने लगे। असिस्टेंट थे वो। 11 साल तक ये वहां काम करते रहे। कुणाल ने 2013 में स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया और 2014 में मोदी की सरकार बनी। तो आप समझ सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन। एक्चुअली उनकी जो पहचान है वो इसलिए बनी, और ज्यादा पहचान इसलिए बनी जैसे जैसे वो अपने करियर में उन्होंने स्टार्ट किया, वैसे वैसे ही पॉलिटिकल कमेंट्री ज्यादा करने लगे। जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं, स्वच्छ भारत को लेकर। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कुछ कॉमेडियंस इस तरह की हरकतें जानबूझ के करते हैं ताकि वो लाइमलाइट में आ जाए, लेकिन सही मायने में जो मीडिया के कारण उनका कहना है कि सरकार के खिलाफ अक्सर स्टैंड अप कॉमेडियन कमेंट करते हैं। ये हमारे देश में नहीं बल्कि तमाम देशों का ही हाल है। और कुछ का ये भी कहना है कि जो तरीका है सरकार का मुखर उड़ाना, ये कहीं ना कहीं सरकार को फायदा पहुंचाता है। ये याद दिलाता है कि उन्होंने कौन से वादे किए थे और किन वादों को लेकर वो सरकार में आए थे। फिलहाल मामला कुछ ज्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि पॉलिटिकल जो सिचुएशन है अभी वो थोड़ी सी अलग है। जो विरोधी पार्टी है, जो सरकार के विपक्ष की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं संविधान को लेके ज्यादा बातचीत करती है। तो संविधान के लेके जब बातचीत की जाती है तो हर व्यक्ति, चाहे वो कुणाल कामरा हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं संविधान अपने हाथ में लेके बोलने लग जाता है, संविधान के अनुसार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये मामला फिर कोर्ट में चले जाता है। कोर्ट में जाने के बाद फिर जो कोर्ट कहेगा फिर वो ऐसा करने को तैयार है। मुंबई के कैनवस लाफ क्लब में अपने पहले शो के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा। 2017 के एक शो में उनकी एक क्लिप यूट्यूब पे अपलोड की गई जिसमें उन्होंने राष्ट्रवाद पर बयान किया। इस वीडियो के बाद उन्होंने काफी धमकियां सुनी। वर्तमान सरकार बीजेपी की थी तो उनको काफी धमकियां भी मिली क्योंकि ये सरकार जानी जाती है राष्ट्रवाद को लेकर, जिससे ये ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत महान कॉमेडियन है और बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं या घर घर तक फेमस है, ऐसा नहीं है। इनका जो दायरा है वो पॉलिटिकल गलियारों तक ज्यादा सीमित है। ये गांव के किसी बच्चे को नहीं हंसा सकते या गांव में किसी आंटी को नहीं हंसा सकते। फेमस है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कमेंट्री को लेकर। 2017 में कुणाल ने अपने नाम से एक यूट्यूब पॉडकास्ट शो स्टार्ट किया जिसका नाम था शट अप या कुणाल, जिसमें वह अपने दोस्त रामित वर्मा के साथ राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते रहे। इनका पहला एपिसोड 20 जुलाई 2017 में प्रसारित हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग के उपाध्यक्ष मधुकेश्वर देसाई को मेहमान के रूप में बुलाया। इस शो का एक एपिसोड जिसमें जेएनयू के छात्र और वर्तमान में कांग्रेस में बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले कन्हैया कुमार भी थे और उमर खालिद भी थे। इस शो में जब ये लोग आए तो लाखों व्यूज कुछ ही घंटों में इनको मिलने लगे। 2017 में उन्होंने देशभक्ति और सरकार को लेकर एक कॉमेडी वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने भारतीय नोटबंदी और सरकार के रवैयों को लेकर काफी कमेंट्स की थी। इसके बाद कुणाल को काफी धमकियां भी मिली। कॉमेडियन होते हैं वो धमकियों से डरते नहीं बल्कि और ज्यादा उभर कर बाहर आते हैं। तो कुणाल का भी कुछ ऐसा रहा और वो और ज्यादा खुलकर बेबाकी से सामने आए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विपक्ष का सपोर्ट मिल ही जाता है। डायरेक्ट ना कहें तो इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलता ही है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। कुणाल ने 2018 में ये बात भी शेयर की कि उनको राजनीतिक मुद्दों के कारण, उनकी पॉलिटिकल कॉमेडी कमेंट्री के कारण उनको मकान भी खाली करना पड़ा। जो मकान मालकिन थे वो कहीं ना कहीं कुणाल की उन बातों से सहमत नहीं थे। यह दर्शाता है कि उनकी कॉमेडी से समाज और राजनीति में कुछ हिस्सों में असहमति भी पैदा हो सकती है या होती ही है। बात 28 जनवरी 2020 की है। कुणाल कामरा इंडिगो फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे जहां उन्होंने समाचार प्रस्तुता अर्नब गोस्वामी से बहस करने की चुनौती दी। Questions about his journalism, and he's doing exactly what I expected him to do. He's being a coward. First he called me mentally unstable. Arnab, this for national interest. I am part of the Tukre narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi who I support on 10th Tughlaq Road. Arnab, you should have a reply, Arnab.
Arnab. कामरा ने गोस्वामी द्वारा राष्ट्रीय मामलों और रोहित वेमुला की आत्महत्या के बारे में किए गए न्यूज कवर पर सवाल उठाए थे। गोस्वामी ने इस सवाल को जवाब नहीं दिया और बस चुप रहे। This is not for you. This is for Rohit Vemula's mother, whose cast you are discussing on your fucking show. I know this is not allowed. It's fine. It's fine if it's not allowed. I'll go to jail for this. But this is for Rohit's mother. And go fucking find time and read that 10-page suicide letter that Rohit wrote, so that you have some emotion or some heart, or you just become human. Just become human. Do that in your free time, you nationalists. इसके बाद कुणाल कामरा को इंडिगो एयरलाइंस ने 6 महीने के लिए अपनी फ्लाइट से बैन कर दिया था। उसी दिन सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया ने भी उन्हें अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि अन्य एयरलाइन को भी यह कदम उठाना चाहिए और कुणाल कामरा को प्रतिबंधित करना चाहिए। देश के जब मंत्री इस तरह की बात कहते हैं तो मामला कहीं न कहीं तूल पकड़ता है। तो अगले दिन स्पाइसजेट और गोएल ने भी कामरा को अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया। कई लोग से अत्यधिक और असंवैधानिक मान रहे थे, क्योंकि यह नागरिक उड्डयन के एक नियम के खिलाफ था। जब ये विवाद छिड़ा तो फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप जो अपनी टिप्पणियों के लिए कुछ ज्यादा ही फेमस रहते हैं, इस कदम के खिलाफ अपनी नाराजगी को जाहिर किया और उन्होंने खुद को इंडिगो फ्लाइट में यात्रा करने से मना कर दिया। जब इस तरह की घटना घटी तो कुणाल को और सपोर्ट मिलने लगा, क्योंकि फैन फॉलोइंग तो अनुराग कश्यप की बहुत है। तो अनुराग कश्यप के फैंस भी कहीं ना कहीं कुणाल कामरा के साथ जुड़ने लगे। कुणाल कामरा ने इस निर्णय के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने एयरलाइन से 25 लाख रुपए का मुआवजा भी मांगा। इस घटना के बाद एक और विवाद खड़ा हुआ जब कुणाल कामरा ने 11 सितंबर 2022 में विश्व हिंदू परिषद को खुला लेटर लिखा। में उन्होंने वीएचपी से महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की निंदा करने को कहा। देखिए, है कॉमेडियन लेकिन पंगा लेने में बाज नहीं आई। इसके साथ ही 2020 में एक और विवाद सामने आया जब कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की खामोशी पर अपनी आलोचना की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में न्याय नहीं पाता है तो उस पर चुप क्यों रहा जाता है। इसके बाद उन पर अदालत की अवमानना का आरोप भी लगा, लेकिन कुणाल ने इस पर कोई भी खेद नहीं जताया और ना ही कोई ट्वीट को हटाने का विचार किया। डिप्टी सीएम और पावरफुल नेता शिंदे के खिलाफ जब उन्होंने कोई टिप्पणी करी, मामला इतना गर्मा गया कि महाराष्ट्र की विधानसभा में ये बातें होने लगी। इस तरह के लोगों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कुणाल कामरा की इन टिप्पणियों पर राजनीति करने वाले खूब राजनीति कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष में दोनों में कहीं ना कहीं कुणाल कामरा इस वक्त काफी हॉट टॉपिक है। एक सेक्टर ऐसा भी है जो उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाता, लेकिन फायदा पॉपुलरिटी के मामले में देखा जाए, फेमस होने के मामले में देखा जाए तो दोनों ही पक्षों से होता है। पॉजिटिव बात करते तो भी फायदा होता है मीडिया के हिसाब से, और कोई नेगेटिव बात करते तो भी उसे फायदा होता है। सबसे पहले तो आजकल के समाज में आलोचना, व्यंग और हास्य की जो भाषा में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और होना भी चाहिए। जिस तरीके से हर चीज में विकास होता है तो कहीं ना कहीं भाषा में भी विकास हो रहा है। खैर, तो पहला जो पॉइंट है वो है व्यंग और आलोचना की भाषा। व्यंग्यात्मक और गंभीर आलोचना की भाषा में अंतर होता है। व्यंग हल्का फुल्का और मजेदार होता है, जबकि गंभीर आलोचना में विचारशीलता और गहराई होती है। दोनों प्रकार की आलोचना के अपने अपने दायरे होते हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए आलोचना करनी चाहिए। अगर हम मर्यादा से बाहर निकल जाए तो यह किसी को आहत कर सकती है। वो किसी व्यक्ति की या किसी पर्सनैलिटी का नाम इस्तेमाल करके अपनी पब्लिसिटी ना बटोरे। बाला साहब ठाकरे और उनके पिता प्रबोधन ठाकरे ने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे अपने कार्टून और लेखों के जरिए सत्ता और समाज की आलोचना खूब जमकर किया करते थे। अब बात होती है राजनीति और कला। जब राजनीति और कला टकराती है तो भयंकर किसका विवाद होता ही है। गौर से सुनिएगा, जब कोई व्यक्ति सत्ता में आता है तो उसकी मानसिकता बदल जाती है। वो कहीं ना कहीं तुनक मिजाज हो जाता है, अपने ऊपर की गई टिप्पणियों को बहुत सरलता से नहीं ले पाता क्योंकि उसके पास पावर आ जाता है ना, और आलोचनाओं को व्यक्तिगत रूप से लेने लगता है। हर व्यक्ति के साथ ये डिफरेंट हो सकता है। आजकल की स्टैंड अप कॉमेडी और राजनीतिक व्यंग्य को एक बड़ा व्यापार बना दिया गया, जो सभी जानते हैं। आज स्टैंड अप कॉमेडियन लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, और कोई अपनी समाज पे टिप्पणी कर रहा है, कोई अपनी जात पे कर रहा है, कोई अपनी कम्युनिटी पे कर रहा है। प्रसिद्धि और पैसा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आलोचना और हास्य के दौरान हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी को दुख ना पहुंचे, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो राजनीति हो, या वो कोई भी स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो। अपने जमाने के मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण वो अक्सर राजनीति और समाज पर एक
बेबाक चोट किया करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि आज आर के लक्ष्मण अगर होते तो शायद वो काम नहीं कर पाते। आजकल का माहौल इतना संकीर्ण भरा हो गया है कि व्यंग को बहुत आसानी से नहीं ले पा रहे। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई मापदंड नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब मीडिया के साधन बहुत अधिक हो गए। पहले न्यूज़पेपर और टीवी हुआ करते थे, वहां तक हर किसी की पहुंच नहीं थी। छनकर एक मीडिया वाला वहां तक पहुंचता था, बट आज नहीं है। आज कोई भी अपना चैनल खोल लेता है, कोई भी अपना स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता है। तो अगर आप देखेंगे पहले के दौर में गिने चुने कलाकार हुआ करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दौर पहला ही जैसा हो, लोगों को मौका ना मिले। लोगों को अगर मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ इस तरह के विवाद होंगे ही। अगला पॉइंट है समाज में हास्य और आलोचना। अब समाज में हास्य और आलोचना की सीमा तय करना जरूरी हो गया है। अगर हम किसी की आलोचना या मजाक करते हैं तो हमें यह सोचना होगा कि वह किस प्रकार भाव डालेगा। आलोचना का उद्देश्य स्वस्थ संवाद और बहस को बढ़ावा देना होना चाहिए, न किसी को आहत पहुंचाना, चोट पहुंचाना।